आज हम फ्लाई करेंगे विद विस्तारा एयरलाइंस। वैसे अपनी जो सवारी है ना वो आ चुकी है। दिस इज़ एयरबस 320 नियो। तो मेरा जो विस्तारा का फेयर था ना इट वाज 7100, मगर कैसे मैंने उसको 4100 में बुक करा वो बताऊंगा आपको। मैंने बोर्डिंग पास दिया, पीप 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 करने लगा। अच्छा, विस्तारा ने ना वाईफाई सर्विस चालू कर दी है। ऑमलेट है, मसाला ऑमलेट, साथ में कुछ वेजेस हैं। Now we can expect turbulent weather conditions going into Port Blair. कैप्टन का जस्ट अनाउंसमेंट हुआ, बोले कि काफ़ी ज़्यादा टर्बुलेंट वेदर आने वाला है। कुछ चीज़ों से ना इंसान बिल्कुल शॉक हो जाता है। मैं यहाँ पे शॉक हुआ अंडमान सरकार का काम देख के। क्या प्यारे नज़ारे हैं, मतलब बिल्कुल मालदीव्स वाला फील दे देगा आपको, एकदम सस्ते से सस्ते में। देवी और सज्जनों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। फिर से एक बार सामने आ रहा है विंटर, लोगों की नई नई शादियां होंगी, फिर लोग जाएंगे हनीमून के लिए। आजकल तो चलो मालदीव्स का ट्रेंड चला हुआ है, मगर बहुत लोगों को नहीं पता कि इंडिया के पास भी अपना प्यारा सा अपना छोटा सा मालदीव्स है। भारत से करीब 1000 किलोमीटर दूर इंडोनेशिया थाईलैंड के पास एक बेहद खूबसूरत आइलैंड, बात हो रही है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की। रिसेंटली मैंने एक पोल किया था जिसमें आप लोगों से मैंने पूछा था कि गुजरात, बिहार, झारखंड क्या ऐसा कवर किया जाए जो मैंने आज तक नहीं किया। तो लोगों ने अंडमान एंड निकोबार ही बोला। रीज़न की बिल्कुल ही कम व्लॉग्स है उसके ऊपर एंड लोग एक नई चीज़ देखना चाहते हैं। तो जो लोग चाहेंगे वो तो डेफिनेटली हमें करना ही पड़ेगा। आफ्टर ऑल मेरा ये चैनल तो आपके बदौलत ही चल रहा है। शेयर करूँगा आपसे वो स्टोरी कि क्यों अंडमान एंड निकोबार इतना दूर है, इंडोनेशिया से 100-150 किलोमीटर दूर है और इंडिया से 1000 किलोमीटर दूर है, फिर भी वो इंडिया का पार्ट कैसे बना। साथ ही साथ रहने वाली है प्यारी सी बस जर्नी एंड बहुत सारी शिप जर्नीज। अंडमान बिल्कुल ना मालदीव जैसा ही है, 19-20 का फ़र्क है बस। बाकी जो खर्चा होता है ना मालदीव जाने में और अंडमान जाने में, उसमें बहुत फ़र्क है। ऑलमोस्ट आप मालदीव्स के 20% कॉस्ट पे अच्छे से अंडमान घूम के आ जाएंगे ना, आपको मज़ा काफ़ी आएगा। तो फिलहाल मैं खड़ा हूँ कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। अंडमान है बहुत ही ज़्यादा दूर, तो या तो आपको जहाज़ से जाना पड़ेगा या फिर हवाई जहाज़ से। तो हम ये जो सफ़र है इंडिया से, इंडिया के ही एक यूनियन टेरेटरी अंडमान तक, आज हम फ्लाई करेंगे विद विस्तारा एयरलाइंस। नेक्स्ट ईयर तो चलो विस्तारा एयर इंडिया का मर्जर हो जाएगा, मगर विस्तारा ना कमाल की सर्विसेज दे रही है, उसके बारे में आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। मेरा जो फ़्लाइट है दैट इज़ UK 747 सुबह के 9:20 पे है। अभी सुबह के 6:20 हो रहे हैं। 3 घंटे का टाइम है, मगर अभी क्या है कि कल दिवाली था तो आज एयरपोर्ट पे क्राउड ज़्यादा है क्योंकि लोग अपने ऑफिस वगैरह जा रहे हैं। घर पे थोड़ी सी छुट्टी एंजॉय करके। एंड इम्पॉर्टेंट चीज़, मैंने नया माइक लिया है DJI का। दिस इज़ DJI वायरलेस माइक। 27,500 का है, क्योंकि आप लोगों के बहुत कंप्लेंट्स है कि वॉइस बहुत ही गंदी आती है, एम्बिएंट नॉइज़ ज़्यादा, तो GoPro को मेरे को ऐसे लाना पड़ता है ताकि वॉइस क्लियर आए। वॉइस तो क्लियर आ जाती है, मगर ऐसा लोगों को अच्छा नहीं लगता कि शक्ल ऐसे नज़दीक से देखें। तो आप लोगों के रिक्वेस्ट पे नया माइक ले लिया है। उम्मीद करता हूँ कि मेरे व्लॉग्स की क्वालिटी थोड़ी सी और बढ़ेगी। एंड इन अपकमिंग टाइम ड्रोन भी आ रहा है, तो तैयार हो जाइए एक कमाल के अपग्रेड के लिए। फ़िलहाल चलते हैं एयरपोर्ट के अंदर, चेक इन वगैरह करते हैं, देखते कितना टाइम लगता है चेक इन में। बाय द वे दिस इज़ कोलकाताज़ नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ पे ऊपर जो है डिपार्चर्स है, यहाँ पे डोमेस्टिक है, वहाँ पे लास्ट में जो है इंटरनेशनल है। चलते हैं, यहाँ पे DG यात्रा के कुछ बेनिफिट्स हैं, तो DG यात्रा के थ्रू ही चलेंगे। तो यहाँ पे जो एक टोकन आ जाता है, सिस्टम तो काफ़ी सही बना है। जैसे मैंने बोला कि दिवाली का क्राउड हो, फिर भी DG यात्रा का एक अलग बेनिफिट है, आपको जो है डायरेक्ट एंट्री मिलती है अलग गेट से, डेडिकेटेड गेट्स रहती हैं। ये जो टोकन है या फिर आई कार्ड है, इसका काम यहीं पे ख़त्म होता है एंट्री कराने के बाद। अब जो मेरा फेस है ना वही मेरा बोर्डिंग पास है। खैर अभी मुझे ढूंढने हैं विस्तारा के काउंटर्स। विस्तारा का बोर्डिंग काउंटर मिल ही नहीं रहा। जहाँ पे भी देखो वहाँ पे इंडिगो। आफ्टर ऑल 55% मार्केट शेयर है इंडिगो के पास। जितना ही आप चिंडिगो कह लो, है तो मार्केट लीडर ही। यहाँ पे विस्तारा के काउंटर्स सारे बंद हैं, जबकि फ़्लाइट में 3 ही घंटा है। तो अभी कह रहे हैं कि 7:15 बजे आइए, मतलब D-2 डिपार्चर -2। तो चलिए आपको एयरपोर्ट ही घुमा देते हैं। बट हाँ, मेरी जो सीट है ना वो लास्ट रो में 29 है, तो अगर चेंज हो जाता तो अच्छा होता, इसलिए मैं इतना जल्दी आया। हेलो गुड मॉर्निंग। 22 3 21 8 25 6 नथिंग। थैंक यू।
ऑल राइट, चेक इन इज़ डन। अब मेन ये कि चेक इन स्टार्ट होने में टाइम लगा, चेक इन में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अपग्रेड के लिए उन्होंने बोला 4500 और सीट चेंज नहीं हो पाया। चलते हैं सिक्योरिटी चेक के लिए। चलिए जी, सिक्योरिटी चेक इज़ डन। अब ऐसा है कि इतने सारे वायर्स हैं ना, तो टाइम थोड़ा सा लगता ही है। अब वायर्स इतने हो जाते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। इतने सारे गैजेट्स, इतने सारे चार्जर्स, सब निकालो डालो फिर पैक करो। बट खैर जो भी हो, सिक्योरिटी तो ज़रूरी है ना। बट खैर 2 चीज़ें आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा जो कि इम्पोर्टेंट है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि अंडमान के जो फ़्लाइट फेयर्स हैं वो ज़्यादा ही रहते हैं। चेन्नई से बोलिए, वाइजैक से बोलिए, दिल्ली से बोलिए, बैंगलोर बोलिए, कोलकाता बोलिए, आपका लग ही जाता है 5000 रुपये। एंड विस्तारा वगैरह हो तो 6 से 7000 लगता है। तो मेरा जो विस्तारा का फेयर था ना, इट वाज 7100, मगर कैसे मैंने उसको 4100 में बुक करा वो बताऊंगा आपको। एंड दूसरा मैं एक और चीज़ बताऊंगा कि अंडमान की कहानी क्या है। कल रात को जो है मैं डिनर वगैरह नहीं कर पाया, तो थोड़ा सा ब्रेकफास्ट यहाँ पे कर लूँगा। बाकी विस्तारा है इंडिया की बेस्ट एयरलाइन, फुल सर्विस कैरियर है, तो कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट वगैरह तो मिलेगा ही। तो अब जो फेयर्स वाली बात है वो मैं बताता हूँ। मैं अक्सर फ़्लाइट बुक करने के लिए वीगो, स्काई स्कैनर, ये सब ऐप्स पे देख लेता हूँ। तो वीगो ने मेरे को एक ऐसे वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर दिया, हैप्पी फेयर्स नाम से, जिनके पास ग्रुप प्रमोशनल फेयर्स चल रहे थे। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये कि जो हैप्पी फेयर्स है वो एज ए एजेंट विस्तारा को कांटेक्ट करेंगे, उनको बोलेंगे कि भाई हमें 10-15 सीट्स दे दो, एक मतलब एवरेज प्राइस में। फिर वो उसको किस प्राइस पे बेचेंगे, किस प्राइस पे उनको लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, वो सब हैप्पी फेयर्स के ऊपर है। अब उन्होंने जो 15 सीट्स ले ली, अब उनको कैसे भरना है वो उनके ऊपर है। जैसे लास्ट तक अगर सीट्स नहीं भरती तो उनको फेयर गिराना ही पड़ेगा, क्योंकि वो उस सीट का पैसा विस्तारा को पहले ही दे चुके। तो मे बी फ़्लाइट्स जो है नहीं भर रही होगी, इसलिए मेरे को कम फेयर पे मिल गया। इसके कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान बता देता हूँ। फ़ायदे ये कि आपको एक बहुत ही अच्छा फेयर मिलता है, ऑलमोस्ट हाफ लगा मेरा। और दिक्कत क्या है? दिक्कत ये कि आप बुकिंग हो जाने के बाद ना तो उसको कैंसिल कर सकते हैं, ना रिशेड्यूल कर सकते हैं, ना ही बुकिंग को एक्सेस कर सकते हैं। कि आपको लगा कि नहीं, मैं काम करता हूँ, मैं एक विंडो सीट बुक करता हूँ, पैसे देने के लिए आप तैयार हो, आपको लगा कि चलो बुक करते हैं, लेकिन वो सब नहीं हो पाएगा। वो डालते हैं शायद 48 घंटे पहले, तो तभी जो है आप बुकिंग एक्सेस कर सकते हो। तो आपने जैसे बुकिंग कर लिया तो आपके पास एयरलाइन का मैसेज, ईमेल कुछ नहीं आएगा। मतलब एयरलाइन अगर फ़्लाइट कैंसिल भी करती है तो वो एयरलाइन हैप्पी फेयर्स को इन्फॉर्म करेंगे, हैप्पी फेयर्स आपको करेगा, ऐसे चलेगा। तो ये सब थोड़ी जो है डिसएडवांटेजेस हैं, मगर अल्टीमेटली जो एक इंसान देखता है वो है चीप फेयर। और लगेज अलाउंस वगैरह सब सही है, 15 किलो 7 किलो जैसा होता है। तो चलिए जाके कुछ खा लेते हैं। सबवे में चलता हूँ। चीज़ ऐड कर दें, चीज़। हाँ हाँ, हमारा क्यूकम्बर और अनियन शुरू। अच्छा, यहाँ पे मैंने ले लिया है एक सब, मतलब ब्रेकफास्ट में कहे तो सब मेरा फेवरेट है। 400 रुपये का 6 इंच सब है। एंड इसको खाते खाते आपको सुनाऊँगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की कहानी। अब फ़्लाइट में खाना मिलेगा, लेकिन अब डिनर विनर नहीं किया था, भूख थोड़ी सी लग रही थी। तो देखिए, कहानी शुरू होती है हमारी 1001 एनो डोमिनी में, जब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आते थे सरवजा एम्पायर में, विच इज़ बेसिकली बेस्ड आउट ऑफ सुमात्रा आइलैंड, जो कि इंडोनेशिया में है। और जाहिर सी बात है, अंडमान जो एक इंडोनेशिया से सबसे नज़दीक है। फिर एंट्री होती है एक तमिल किंग की, छोला डायनेस्टी के, इन द ईयर 1014 AD। राजेंद्र चोला, जो कि उस छोला डायनेस्टी के किंग थे, तमिल किंग थे, वो जाते हैं पोर्ट ब्लेयर एंड वो उसको एज ए नेवल बेस यूज़ करते हैं। तो आइलैंड बेसिकली उस टाइम थोड़ा सा एक्सप्लोर हो रहा होता है, लोग उसके बारे में ज़्यादा थोड़ा जानते हैं। फिर कहानी बदल जाती है 1755 में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के डैनिस, जो कि हेड हैं, वो पहुंचते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। वो बेसिकली थोड़ा कुछ साल आइलैंड को एक्सप्लोर करते हैं, वो भी सेम नेवल बेस बनाना चाहते हैं। फाइनली 1789 में अंग्रेज़ जो है आते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे। एंड तब जो है वो सिर्फ नेवल बेस नहीं रहता, वो वहाँ पे कॉलोनी बनाते हैं, एक जेल बनाते हैं, जो कि मैं कहूँगा कि नरक से भी बदतर है। इट इज़ दी सेलुलर जेल इन पोर्ट ब्लेयर। वो जेल मैं इस वाले व्लॉग के एंड में दिखाऊंगा। तो जब अंग्रेज़ सज़ा देते थे ना हमारे भारतीय भाई बहनों को, तो वो काला पानी की सज़ा बोलते थे। खैर, उसके बाद कहानी तब बदलती है जब एंट्री होती है यहाँ पे जापान की। जापान एंटर करता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। एंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस टाइम अंडमान में थे, उनकी आर्मी थी आज़ाद हिंद आर्मी। उस आर्मी की मदद से वो उनको ट्रेन करते हैं और फिर ब्रिटिशर्स को जो है वहाँ से मार भगाते हैं। बहुत ही एक ब्रेव कहानी है सुभाष चंद्र बोस की। एंड फिर जो है जापान के लोग ही उस आइलैंड को एज अ गिफ्ट प्रेजेंट कर देते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को या उनके आर्मी को। कहानी बदल जाती है, वर्ल्ड वॉर 2 में जापान हार जाता है, तो तब फिर जापान अंडमान छोड़ के चला जाता है, फिर से ब्रिटिश आता है।
लेकिन तब तक जो है ना इंडिया में भी यहाँ पे इंडिपेंडेंस की लड़ाई चालू हो गई थी। ब्रिटिश के पास जो है पैसा ख़त्म हो रहा था। अब उनके पास हिम्मत नहीं थी और चलाने की। सोचने लगी कि क्या होगा, अंडमान निकोबार किसको जाएगा, ब्रिटेन को या इंडिया को। तो तब जो है समझौता होता है एंड अल्टीमेटली जब बात चल रही होती है तो एक चीज़ लीक हो जाता है, वो ये कि जो आइलैंड है वो बेसिकली ब्रिटिशर्स कब्ज़ा कर रहे हैं। तो इसी चक्कर में लोग थोड़े गुस्सा हो जाते हैं, सरकार के ख़िलाफ़ बोलने लगते हैं, सरकार से पूछते हैं कि भाई क्या हो रहा है, हमारा आइलैंड है। तो इसी चक्कर में जो है फाइनली ब्रिटिशर्स को वो इंडिया को देना पड़ता है। उसके बाद भी कहानी ख़त्म नहीं होती। तब जो है पाकिस्तान बोलता है कि नहीं, हमें भी अंडमान निकोबार चाहिए। हमारा जो ईस्ट पाकिस्तान है यानी बांग्लादेश, वहाँ तक जाने के लिए हमें वो निकोबार आइलैंड्स चाहिए या थोड़ा सा हिस्सा में भी दो इंडिया का, जब इतना डिवीज़न वगैरह हुआ है। तो जिन्ना जो थे वो ही आरोप उठाते हैं एंड फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड नेहरू दोनों मिलके उनकी बातों को टालते हैं तरह तरह से अपने एनालिटिक्स के साथ। तो उनका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। तो वहाँ पे अंडमान एंड निकोबार फाइनली इंडिया के पास आ जाता है। फ़्लाइट का टाइम हो चुका है, फ़्लाइट हमारी आ चुकी है। अच्छा, गेट है मेरा 24, ये रहा अपना गेट एंड बोर्डिंग टाइम इज़ 8:35। वैसे अपनी जो सवारी है ना वो आ चुकी है। दिस इज़ एयरबस 320 नियो, 320-251 नियो एंड अभी जो है डिबोर्डिंग वगैरह चल रहा है। नियो के जो इंजन्स हैं ना वो मेरे को सबसे अच्छे लगते हैं, काम भी अच्छा करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं CFM की बात कर रहा हूँ, Pratt & Whitney का नहीं। अच्छा, विस्तारा बीइंग अ गुड एयरलाइन, मेरा क्या है कि सीट चेंज नहीं हो रहा था ऑनलाइन जब चेक इन कर रहा था, क्योंकि मैंने बोला ना कि बुकिंग जो एक्सेसिबल नहीं है, वहाँ पे सीट चेंज नहीं हो रहा था। 26C मिली हुई थी मेरे को। मैंने कहा नहीं, ट्वीट किया मैंने विस्तारा को, 5-6 मिनट के अंदर उन्होंने सीट चेंज कर दी जो मैंने बोला वो। खैर अभी चलते हैं बोर्डिंग के लिए। बोर्डिंग है स्टार्टेड एंड मैं ही पहले बोर्ड कर रहा हूँ। सीट मेरा एकदम एंड में है, 29A। खैर कोई बात नहीं। अब बोर्डिंग करते टाइम अगर आप बोर्डिंग पास उनको दो और उनका मशीन बीप 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 बजने लगे ना, तो समझ जाओ आपका सीट अपग्रेड होने वाला है। एक बार हुआ था मेरा, दिल्ली से मैं जा रहा था वाराणसी, मैंने बोर्डिंग पास दिया, पीप 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 करने लगा। फिर उन्होंने सीट करा चेंज, तब मेरे को पता चला कि अपग्रेड हो गया। इस साइड है एयर इंडिया। इन फ्यूचर आप विस्तारा को इसी डिज़ाइन में देखेंगे। थैंक यू। अच्छा गाइस, फ्लाइट मैंने बोर्ड कर लिए। यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन इज़ लाइक दिस, 3x3। अच्छा, जो सीट है ना एकदम ही लास्ट में मिली है, विंडो भी बिल्कुल आधी है। दिस इज़ 29A। अच्छा, एक चीज़ है कि ये फ़्लाइट जो है दिल्ली से ही आ रही है, वो भी सेम फ्लाइट नंबर UK 747। तो जो पैसेंजर्स ऑलरेडी बैठे हैं, दे आर ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू पोर्ट ब्लेयर। काफ़ी लंबी फ़्लाइट हो जाती है वो। चलो, कुछ ऐसा व्यू जो है आपको मिलने वाला है। एयरलाइन लिटरेचर यहाँ पे रखा हुआ है, सेफ्टी इंस्ट्रक्शन कार्ड, विस्तारा मैगज़ीन, वॉमिटिंग बैग, विस्तारा वर्ल्ड इन फ्लाइट, वाईफाई। अच्छा, विस्तारा ने ना वाईफाई सर्विस चालू कर दी है। यहाँ पे है मोबाइल होल्डर। डोमेस्टिक में उनका वाईफाई था ही, वो वाईफाई ऐसा था जिसमें आप मूवी देख सकते हो, सिर्फ मूवीज़ या गाने, मतलब मैसेजिंग वाला नहीं। एंड अभी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में यानी A321 और बोइंग 787 वाले जो फ़्लाइट्स हैं उनमें उन्होंने प्रॉपर वाईफाई चालू कर दिया फॉर क्लब विस्तारा मेंबर्स एंड मे बी बिजनेस क्लास पैसेंजर्स। लेट्स सी हाउ विस्तारा हॉस्पिटैलिटी इज़। उम्मीद करते हैं एक बहुत ही अच्छी फ़्लाइट की। बाकी यहाँ पे जो है आपके AC वेंट, रीडिंग लैम्प, ये सब है। एंड ये जो है ना विस्तारा की एक ख़ास चीज़ है, इनका मूड लाइटिंग। ये जो है ऑबरजीन कलर है, ऐसा कुछ बोलते हैं। उनका एक टैगलाइन है, लेट्स पेंट दी स्काईज ऑबरजीन। तो ये वाला कलर है। मूड लाइटिंग है, बहुत ही अच्छा लगता है। लंबे फ्लाइट्स में ना ये लाइटिंग वाइटिंग बहुत मैटर करता है, मूड थोड़ा सही हो जाता है। बाकी एक और ख़ास चीज़, अभी जो है आपको यहाँ पे USB चार्जिंग पॉइंट मिलते हैं जो नए एयरक्राफ्ट है उनमें। अच्छा, एरियल डिस्टेंस कवर करेंगे 1480 किलोमीटर्स का, एंड इसके लिए हमारा जो फ्लाइंग टाइम है दैट वुड बी 2 hours and 10 minutes। पूरी जो फ़्लाइट है ना वो बे ऑफ बंगाल के ऊपर से रहेगी। डाइवर्शंस के ऑप्शंस है भी तो वापस कोलकाता में ही, तो सेफ़ फ़्लाइट हो बस। खैर, और बाकी अगर ये सीट्स खाली रह गई तो मज़े ही मज़े हैं। एंड किस्मत देखिए, साइड्स की दोनों सीट खाली रह गई। सो आई गॉट अ फुल रो। अब सो बस कुछ ही देर में करेंगे पुश बैक। कहते हैं सिटी ऑफ जॉय गो गुड बाय। गाइस, द टाइम इज़ 9:16 एंड वी आर पुशिंग बैक राइट नाउ। टेक ऑफ जो है रनवे 01 राइट से रहेगा। सुरक्षा नियमों के बारे में आपको जानकारी देंगे, कृपया ध्यान। अब हम इस विस्तारा एयरबस 320 एयरक्राफ्ट के सुरक्षा नियमों के बारे में जानकारी देंगे।
और फिर ऑक्सीजन मास्क अपनी नाक और मुंह पर रखें और सामान्य रूप से सांस लेता रहें। तो चलिए जी, कहते हैं सिटी ऑफ जॉय को गुड बाय। अच्छा, वी हैव टेकन ऑफ फ्रॉम कोलकाता एंड वी आर क्रूजिंग एट 830 किलोमीटर्स पर आवर। विस्तारा की एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, वो है कि उन्होंने टेक ऑफ के टाइम एक बहुत प्यारा म्यूज़िक चलाया। देखिए, लैंडिंग के टाइम अक्सर बहुत एयरलाइंस म्यूज़िक चला देती है, मगर टेक ऑफ के टाइम मैं पहली बार सुन रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ बतानी थी कि विस्तारा के फ़्लाइट में ना आप इनके वाईफाई से मूवीज़ वगैरह देख सकते हो। कभी खुशी कभी गम, फिर जुड़वा, ये सब देख लीजिए कितने मूवीज़ हैं। फ्रेश मूवीज़ भी काफ़ी हैं, जैसे दृश्यम 2 मैंने देखा, हीरा शुभ मंगल सावधान, मतलब काफ़ी सही सीन है इनका। प्लस इसमें जो है टीवी, किड्स, ऑडियो, मैप, ये सब है। मैप तो कभी काम करता नहीं है, आज देख लेते हैं। इसमें भी जो है कुछ खास काम नहीं कर रहा। तो जो लोकेशन है वो मैं दिखा देता हूँ, पोर्ट ब्लेयर का क्या है। यहाँ पे है कोलकाता, यहाँ पे कहीं पे है वाइजैक, यहाँ पे है चेन्नई। तो पोर्ट ब्लेयर जो है इंडिया के शोर से लगभग 1000-1200 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे आता है निकोबार का आखिरी आइलैंड, एंड यहाँ पे ही है इंडोनेशिया का आइलैंड। यहाँ पे ये है मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, म्यांमार। इनसे ये पोर्ट ब्लेयर ज़्यादा नज़दीक है। हमसे तो देखिए कितना दूर है। अच्छा, दी ब्रेकफास्ट इज सर्व्ड। 2 ऑप्शन है, वेज नॉन वेज। मैंने लिए नॉन वेज ऑप्शन, इसमें है ऑमलेट, एंड वेज में था पनीर भुर्जी एंड पराठा। मेरे को ये देख के लग रहा है कि वेज लेना चाहिए था। ऑमलेट है, मसाला ऑमलेट, साथ में कुछ वेजेस हैं, एंड यहाँ पे बीन्स की थोड़ी करी है, एंड ऑल टाइम फेवरेट कॉम्बो बन एंड बटर। कटलरी देख लीजिए कुछ इस तरह से है। टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है। जो बीन्स वाली करी है ना, काफ़ी बढ़िया है। बन एंड बटर द फेवरेट कॉम्बो ऑफ एवरीवन। बन भले इतना फ्रेश नहीं है पर अच्छा लग रहा है। अच्छा, ब्रेकफास्ट के बाद जो है आपको चाय या कॉफ़ी का चॉइस मिलता है, एंड कॉफ़ी पीते पीते एंजॉय कर रहा हूँ विस्तारा वर्ल्ड। क्वालिटी वगैरह आई वुड से कि काफ़ी बढ़िया है। अभी जस्ट मेरे पास ईयरफोन्स नहीं है तो मैं देख तो नहीं सकता, बस आपको दिखा रहा हूँ। स्पाइस जेट में है, एयर एशिया में है, मगर इंडिगो में नहीं है अभी तक। उनको लगा नहीं कि इस चीज़ की ज़रूरत है, जबकि उनके इंटरनेशनल फ़्लाइट्स 6-7 घंटे के भी होते हैं। कॉफ़ी जो इतना भी बढ़िया नहीं लगा, इससे अच्छी तो ट्रेन में बना लेता हूँ। और विस्तारा ना अपने प्रीमियम इकॉनमी और बिज़नेस क्लास में स्टारबक्स की कॉफ़ी सर्व करती है। तो वो लोग ऐसे ही नहीं बन गए हैं इंडिया की बेस्ट एयरलाइन। सर्विस तो आपको डेफिनेटली टॉप नॉच ही मिलेंगी। Now we can expect turbulent weather conditions going into Port Blair, which may last for about 5 to 10 minutes. Please return to your seat and have your seat belts fastened securely. Thank you. कैप्टन का जस्ट अनाउंसमेंट हुआ, बोले कि काफ़ी ज़्यादा टर्बुलेंट वेदर आने वाला है। टर्बुलेंस जब भी आता है ना, मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग लगता है। तो खैर, मैं तो अभी विंडो खोल के मज़े करूँगा अगले 5-10 मिनट के लिए। Ladies and gentlemen, as we are experiencing turbulence weather, kindly return to your seat and fasten your seat belts. Parents to hold infants in your arm. Lavatories are not to be used this time. Hot beverages services will also be discontinued. Thank you. So guys, right now the time is 10:54 एंड आप इस तरफ जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स देख सकते हैं। ये जो है ना, ये अंडमान आइलैंड्स है, एंड ये जो छोटे छोटे हैं ये है निकोबार। तो मेन जो सबसे बड़ा आइलैंड है अंडमान वो यही है। इसमें सबसे नॉर्थ में है डिगलीपुर और नीचे है राजधानी पोर्ट ब्लेयर। एंड इन द मीन टाइम वी हैव स्टार्टेड आवर डिसेंट।
अच्छा जी, वी आर गोइंग टू लैंड इन पोर्ट ब्लेयर्स वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट विद इन अ शॉर्ट वाइल। आप जो है बढ़िया बढ़िया आइलैंड्स देख सकते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट, एंड डेफिनेटली इस वाले सीरीज़ में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। क्या प्यारे नज़ारे हैं, मतलब बिल्कुल मालदीव्स वाला फील दे देगा आपको, एकदम सस्ते से सस्ते में। You may now use your mobile phones. अच्छा, राइट नाउ द टाइम इज़ 11:30। पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपका स्वागत है। टाइम से पहले ही अराइवल हुआ है, एंड बता दूं पोर्ट ब्लेयर में जो है नया टर्मिनल खुला है रिसेंटली, जस्ट 2-3 महीने हुए हैं। टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए और कनेक्शंस को बेटर करने के लिए किया गया है, क्योंकि पहले जो है टर्मिनल बहुत छोटा था, पैसेंजर कैपेसिटी काफ़ी कम थी। चलिए गाइस, पोर्ट ब्लेयर में आपका हार्दिक स्वागत है। वैसे गाइस, दिस इज़ द न्यू टर्मिनल ऑफ पोर्ट ब्लेयर। वो थी हमारी एयरक्राफ्ट, साइड में इंडिगो लगी, उधर स्पाइस जेट है। यहाँ पे देखिए कितनी प्यारी पेंटिंग्स हैं। टर्मिनल वाकई में बहुत अच्छा बना है। दिस इज़ द न्यू टर्मिनल ऑफ पोर्ट ब्लेयर। मतलब अंडमान में अगर टूरिज़्म बूस्ट करना है सो ये तो चाहिए था। तो यही है गाइस नया टर्मिनल वाकई में बहुत अच्छा है। एंड पहले जो है पोर्ट ब्लेयर में नाइट लैंडिंग्स नहीं थी, वो रनवे अपग्रेड नहीं हुआ था, तो अभी शायद हो गया है, मगर नाइट लैंडिंग्स चालू नहीं हुई। आफ्टर नाइट लैंडिंग्स चालू हो मे बी थोड़ा और फ्लो बढ़े टूरिस्ट का, क्योंकि डिफेंस एयरपोर्ट है ना, जितने मर्जी स्लॉट्स उतने दे नहीं सकते, लिमिटेड पार्किंग स्टैंड्स है। तो फिलहाल चलता हूँ अपने होटल, देखता हूँ बाहर क्या ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है। एंड यहाँ पे ना फॉरेन टूरिस्ट भी बहुत आते हैं, उनके लिए एक अलग इमिग्रेशन का काउंटर बना हुआ है। अच्छा, आ चुका हूँ एयरपोर्ट के बाहर। आप देख लो, ये है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बाकी ये रहा एयरपोर्ट का बाहर का एरिया, एंड वहाँ पे देयर इज़ अ स्टैचू ऑफ वीर सावरकर। एंड अगर आप पूछे कि पहला रिएक्शन क्या है पोर्ट ब्लेयर में उतरने के बाद, कितना गंदा वेदर है यार। इट इज़ मिड नवंबर एंड यहाँ पे वेदर मतलब ऐसा है कि एयरपोर्ट से निकलते 1 ही मिनट में मैं परेशान हो गया। टेम्परेचर इज़ 29 डिग्रीज़, बट वही है कि ह्यूमिडिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। तो बस चलते हैं होटल। अगर बस मिलती है तो बस लेंगे, वरना कोई टैक्सी वगैरह। अच्छा, अभी जो है मैं कैब में अपने होटल जा रहा हूँ, और जो ड्राइवर अन्ना है वो बता रहे हैं जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है वो यहाँ पे बंगालीज़ का है, फिर है तमिल्स का, एंड फिर है तेलुगु का। तो यहाँ पे मोस्टली हर जगह के थोड़े मिक्स कल्चर देखने को ही मिलेंगे, बट शहर जो लग रहा है वो बहुत ही प्यारा है। एंड इनफैक्ट जो और नीला पानी है ना, वो तो हाँ लेफ़्ट में, वो हैवलॉक और नील आइलैंड में जाके मिलेगा। फ़िलहाल जो है मैं अपने होटल पहुँचने वाला हूँ। अच्छा गाइस, देख लो, ये मेरा होटल है। दिस इज़ होटल संध्या। ठीक है, सेलुलर जेल के काफ़ी पास ही है, हालांकि मार्केट के पास लेता तो शायद शाम वाम एंजॉय कर सकता था, मगर ठीक है। रूम देखते हैं कैसा है। ये रहा मेरा रूम, और जो यहाँ के लोग हैं ना काफ़ी ज़्यादा वेलकमिंग है, बिहेवियर बहुत सही है। रूम भी काफ़ी सही मिला है, इसके लिए मैंने पे किया 1750 रुपीज़। अगर आपको बिना वाईफाई का नॉर्मल सा रूम चलेगा तो आपको 1000 तक में भी मिल जाएगा यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर में। ये रहा वॉशरूम। सोचा तो बिल्कुल भी नहीं था कि बारिश के मौसम का सामना करना पड़ेगा। 2 बजे निकलने वाला था, लेकिन तब जो है बारिश हो रही थी। देखिए अभी धीरे होते होते 3 बज गए। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे मरीना पार्क, फिर तिरंगा, फिर 1-2 म्यूज़ियम, ये सब बहुत कुछ है। मेन जो है वो है सेलुलर जेल यहाँ पे। तो अभी बस स्टैंड पे जाके कल के बस का पता करूँगा, फिर मैं जाऊँगा सेलुलर जेल। गोप्रो का तो पता है, माइक का पता नहीं क्या वाटरप्रूफ है क्या नहीं है। होटल में वाईफाई ठीक आ रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। मतलब
एक आइलैंड पे 300 Mbps की वाईफाई स्पीड, मैंने तो कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था। 5G चल रहा है, मतलब मुश्किल से आपको लगेगा कि आइलैंड है। तब इसके पार जो है बस स्टैंड है। कुछ चीज़ों से ना इंसान बिल्कुल शॉक हो जाता है। मैं यहाँ पे शॉक हुआ अंडमान सरकार का काम देख के। मैं यहाँ पे कैजुअली बस स्टैंड पे आया, मुझे लगा कुछ होगा नॉर्मल सा रोड साइड बस स्टैंड। यहाँ पे मैंने देखा कि सेंट्रल AC बस स्टैंड बना हुआ है। बस स्टैंड काफ़ी बड़ा है, हर जगह के डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म्स है। अंदर जो है माइक वाइक में बढ़िया अनाउंस हो रहा है, डिस्प्ले बोर्ड्स लगे हैं। मतलब ये तो खैर एक आइलैंड है, बल्कि इंडिया में ही कुछ स्टेट्स ऐसे होंगे जिनमें इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा। फिर यहाँ पे AC बस स्टैंड है। और एक्चुअली बात क्या है कि मैंने जब पोर्ट ब्लेयर से डिगलीपुर सर्च किया बस यूट्यूब वगैरह पे या कहीं और, तो मुझे सरकारी बस का कोई ऑप्शन दिखा ही नहीं। जो वीडियोस थे वो प्राइवेट बसेस के थे, गीतांजलि है कुछ और। तो मुझे लगा ही नहीं कि अंडमान सरकार भी बस चलाती है, मुझे वो पता ही नहीं लगा। तो मैंने कभी सर्च भी नहीं किया। अब आके पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे अंडमान सरकार की बहुत बसें हैं। 2 बसें जाती है डिगलीपुर और हफ्ते में 3 दिन 3 करके जाती हैं। तो कल जो है 2 बसें, एक सुबह 4 बजे, एक 7 बजे। देखिए आप लोग हैं बस फैंस और मैं दिखाता भी बस जर्नीज यूँ, तो बस जर्नी तो करनी है। अब इसमें जो फ्रंट सीट्स है ना बस में, वो लेडीज़ के लिए रिजर्व्ड है। एंड जो और सूटेबल सीट्स है जिनमें वीडियो बन सकती थी वो फुल हो चुकी है। और ताजुब की बात ये कि इनका ऑनलाइन सिस्टम भी है। मतलब आज के दिन अगर आप यहाँ पे अंडमान सरकार को जम्मू कश्मीर से या मेघालय से या किसी और से कंपेयर करेंगे ना, तो यहाँ की जो सरकार है, यहाँ का जो सिस्टम है बस ट्रैवल का, या यहाँ की जो RTC है वो बहुत आगे है। खैर देख लीजिए, यहाँ का बस स्टैंड कुछ ऐसा है। मेरा ना एक्चुअली इनिशियल प्लान था कि मैं जो है आज सेलुलर जेल वगैरह जाऊँ, मगर अभी इट सीम्स इम्पॉसिबल। एक्चुअली क्या है ना कि सामने सीट नहीं मिली, तो मैं चाह रहा था कि कोई भी डिगलीपुर बस के स्टाफ मिल जाए तो मैं बात कर लूँ। दोनों में से कोई तो सुबह 4 बजे जाएगा, कोई 7 बजे जाएगा। खड़ा ही हूँ तब से, कोई स्टाफ है नहीं, वेट कर रहा हूँ उनका कि अगर दिख जाए तो मैं पूछ लूँ। टाइम बहुत है सेलुलर जेल, फिर कभी दिखा दूँगा। तो इनसे जो है बात करके मैं अपने होटल जाता हूँ। एक वीडियो एडिटिंग का काम बचा है। 4 तो ऑलरेडी बज गए, जबकि 5 बजे तो सेलुलर जेल बंद हो जाता है। खैर कोई नहीं, एक व्लॉग होगा, मेरे पास एक एक्स्ट्रा दिन है। उस दिन जो है मैं बढ़िया से आपको पोर्ट ब्लेयर के जो जगह है ना वो घुमा दूंगा। और वैसे भी ये वाला व्लॉग ना काफ़ी लंबा हो गया है, बहुत सारी बातें कर करके माइक ले लिया ना अब, तो इसलिए जो है पोर्ट ब्लेयर में सेलुलर जेल अच्छे से किसी और व्लॉग में दिखा दूंगा। अच्छा फाइनली आ चुका हूँ अपने होटल। एक जगह डिनर करने गया था, मुझे लगा ठीक है शाम तो हो ही रही है, मतलब आसपास का माहौल देख के। फिर मैं वहाँ पे गया, देखा दुकान बंद है। फिर मैंने टाइम देखा कि शाम के 5 ही बजे और मैं डिनर की बात कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि सनराइज़ काफ़ी जल्दी होता है, सनसेट काफ़ी जल्दी होता है, क्योंकि हम हैं एकदम ईस्टर्न साइड में। खैर कोई बात नहीं, इस वाले व्लॉग को यहीं तक रखते हैं। पोर्ट ब्लेयर की जो भी चीज़ें हैं, सेलुलर जेल, मरीना पार्क, तिरंगा व्यू पॉइंट, बीचेस, सब कुछ दिखाया जाएगा। थोड़ा सा टाइम दीजिए। एक बढ़िया बस जर्नी दिखाने के लिए मेरा जो पूरा आफ्टरनून है वो निकल गया। तो अगला वाला व्लॉग मिस मत करना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, याद रखें तूफान आंधी आए बरसात, हर मंगल शुक्र आपके साथ।